कहाँ थे हम? हाँ तो देखो अभी मैंने बताया कि CaCO3 जो था ना सर, इसके कौन कौन से आएंगे स्टैंडर्ड रिएक्टेंट, तो बोलोगे सर कार्बन सॉलिड आएगा, सर कैल्शियम सॉलिड आएगा, सर 3/2O2। समझे या नहीं समझे? अब बताओ, क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ 3/2O2 कैसे लिखा, समझ में आया सबको? हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। समझे अभी 3/2O2 का मतलब? ज्यादा क्लियर हो गया ना? मजा आया ना सबको? आना चाहिए। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े अभी। चलो, सबको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में इतनी बातें समझ में आई। बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? तो आप बोलोगे सर जी, एक मोल सब्सटेंस बनने के लिए जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट्स के, हमें तो प्रोडक्ट बनाने, लेकिन प्रोडक्ट कब बनेगा? जब रिएक्टेंट उसके स्टैंडर्ड स्टेट में हो, यानी कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होनी चाहिए। तो उस एंथैल्पी को, एक मोल ऑफ प्रोडक्ट बनने के लिए जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, स्टेबल प्रोडक्ट ना वो भी, उसी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। भाई ज्यादा क्लियर हो गया अभी? स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब समझ में आया सबको? डिफरेंट काइंड की रिएक्शन समझ में आया मैं किस तरह से किस चीज को लिख रहा हूं? चलो बहुत अच्छी बात है। देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे अभी। सेकेंड टर्म्स, सेकेंड होता है सर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। भाई मैं बोल रहा हूं ना, बहुत कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा आपके। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का क्या मीनिंग है सर? तो होल रिएक्शन के लिए, पूरे रिएक्शन के लिए, यहां पे लिख देता हूं होल रिएक्शन के लिए, मतलब होल जो एंथैल्पी, मैं सिंपल इसमें बोलूं कि जो एंथैल्पी, यहां पे लिख देता हूं दो एंथैल्पी। भाई नीट में कोई डेफिनेशन नहीं लिखता, ठीक है ना? जो एंथैल्पी विच इज टेल्स अबाउट, जो एंथैल्पी हमें बताती है, टेल्स की स्पेलिंग देखो ना कितनी अच्छी है, टेल्स अबाउट, जो एंथैल्पी हमें बताते हैं किसके बारे में? अबाउट होल, टेल्स अबाउट होल रिएक्शन, पूरे रिएक्शन के एंथैल्पी के बारे में जो आइडिया देती है ना, उस एंथैल्पी को बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया? कोई भी रिएक्शन चालू है सपोज, अरे चालू लोग ही होते हैं क्या? चालू रिएक्शन भी होती है। तो रिएक्शन की जो पूरी एंथैल्पी है, मतलब जो भी एंथैल्पी का चेंज है, हो ओवरऑल, ओवरऑल, न कि किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का। अभी जो पढ़ा वो था फॉर्मेशन किसी की प्रोडक्ट की, लेकिन रिएक्शन की होगी तो ओवरऑल होगी, मतलब उसमें मैं बताता हूं आगे। इतना तो क्लियर है ना? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अलग चीज है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अलग चीज है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक प्रोडक्ट के लिए होती है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूरे रिएक्शन के लिए होती है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? आइए इसका थोड़ा सा मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। देखो मान लो कोई रिएक्शन है मेरे पास, उसको बैलेंस फॉर्म में लिख रहा हूं, AA प्लस BB गिव्स CC। देखो मैंने पहले बोला था, इसको हम बोलेंगे स्टिकोमेट्री या फिर स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री बोलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले, अब यहां से स्टाइकोमेट्री का रोल शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा मैं कुछ कॉम्प्लिकेशन चीज है नहीं, ठीक है ना? बहुत आसान चीज है। इस क्योंकि मैंने बोला था बैलेंस होना चाहिए, तो इसका भी कुछ ना कुछ रोल है ना भाई। मान लो आपको मैंने पूछा एक CO2, देखो एक CO के लिए X एनर्जी लगेंगी, तो आपको ये पता चल जाएगा ना कि दो CO के लिए कितनी एनर्जी लगेंगी, 2x लगेंगी। समझ में आया सबको? तो इसके लिए हमें बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। समझ में आया सबको? अगर हमें ये पता है कि किसी एक CO के लिए हमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेंगी, तो दो CO के लिए 2x लगेंगी। इसीलिए एंथैल्पी को स्टडी करते समय स्टाइकोमेट्री का इंपॉर्टेंट रोल है। जो ए लिखा है ना, ABCA वाले छोटे, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज है, बहुत ज्यादा। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, ठीक है ना बच्चों? थोड़ा सा क्या करते बोलो, थोड़ा सा आगे बढ़ते। चलो अब अगर मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डेल्टा RH, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे? डेल्टा FH, ठीक है? ये फॉर्मेशन की थी। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? तो देखो आपको क्या करना है, सिंपल समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टर, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब सिंपल इसमें बताओ, अगर रिएक्शन की टोटल एंथैल्पी आपको चेक करनी है ना कितना चेंज हुआ, तो आपको इधर वाली एंथैल्पी पता होनी चाहिए और इधर वाली भी एंथैल्पी पता होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट के एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या कर दो,
सब्सट्रैक्ट कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, जल्दी बोलो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। थोड़ा और अच्छे से समझते, सर समेशन का क्या मीनिंग है, सर समेशन का क्या मीनिंग है, तो देखो मैं इसको और क्लियर कर देता हूं, सुनो। मान लो मैं यहाँ पे दो प्रोडक्ट लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ठीक है ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो देखो, बहुत अच्छे से समझो हाँ बच्चों, एकदम अच्छे से। मुझे निकालना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो मैं प्रोडक्ट देखता हूं, प्रोडक्ट हमारे पास कितने बोलो, दो है, एक तो सी और दूसरा डी, तो मैं लिख दूंगा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सी, ठीक है ना बच्चों, मतलब एंथैल्पी ऑफ सी, और उसका स्टाइकोमेट्री लिख देता हूं ब्लैक से, समझना, प्लस डी लिख देता हूं छोटा डी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ डी, मतलब आपको समझ में आया, ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी देखो, ये सी की, ये भी प्रोडक्ट है आपका, ये डी भी प्रोडक्ट है, तो ये ओवरऑल एंथैल्पी किसकी होगी, मैंने बोला ना समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब समझ में आया समेशन का क्या मीनिंग था, जितने भी प्रोडक्ट है उनकी एंथैल्पी का समेशन कर लो, लेकिन स्टोकोमेट्री भूल मत जाना, लेकिन स्टीकोमेट्री भूल मत जाना। भाई क्लियर है सबको, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, माइनस में रिएक्टेंट कौन कौन है, तो आप बोलोगे सर ए चेंज इन, सॉरी ए और ए इंटू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ, बोलो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए प्लस बी इंटू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ये छोटा बी, सॉरी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कैपिटल बी, ठीक है, समझ में आया सबको, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ बी। तो ये बन गया आपका, इधर वाला बन गया समेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये बन गया समेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या सबको ये वाली चीज समझ में आई क्या, बोलो जल्दी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, क्या समझ में आया, या फिर और अच्छे से बताओ तुम्हें, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से, देखो सुनो इच्छे, ये सी डी को निकाल दो, सी डी को, ए को, बी को निकाल दो, यहां पे हम प्रोफेशनलिज्म यूज करेंगे, कौन सा सर, सर रिएक्टेंट को फॉर्म होने के लिए जो एनर्जी लगी ना, मतलब ऐसा मैं और अच्छे से बताऊं, फॉर्मूले को मॉडिफाई करूं, तो देखो बहुत अच्छे से बताता हूं, देखो ऐसे लिखते हैं हम कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी सर, तो सर समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऐसे लिख देते, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, बोलो जल्दी, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये ज्यादा बेटर रहेगा फॉर्मेशन को यूज करना, ठीक है ना, मतलब रिएक्टेंट को फॉर्म होने के लिए कितनी एंथैल्पी लगी, प्रोडक्ट को फॉर्म होने के लिए कितनी एंथैल्पी लगी, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दो, आपके पास आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और इसको और अच्छे से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान दो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये वाली चीज ज्यादा करेक्ट है जो लिख रहा हूं, उसको हम लिख सकते हैं, देखो प्रोडक्ट कौन कौन से थे हमारे, सी इंटू एंथैल्पी ऑफ, देखो सी इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, देखो सी लिख दिया ना आगे, प्लस डी इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, समझ में आया, ये हो गया आपके प्रोडक्ट, माइनस ये सब वैल्यू गिवन होगी आपको, डोंट वरी, ये सारी वैल्यू गिवन होगी, वैसे एग्जांपल तो बाकी है ना अभी, ए इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस बी इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। भाई क्लियर है सबको, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, समझ में आया सबको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, समझ में आया भाई, एग्जांपल तो कूद के पढ़ेंगे, सॉरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सबको समझ में आया कैसे निकालेंगे, मैसेज करो, बताओ जल्दी, सब बताओ, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ओ सॉरी, देखो एक और चीज, देखो मैंने अभी क्या पढ़ा है, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ, सुनना, एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, तो भाई याद रखना, अच्छे से देखना, जनरली हम देखो, हम आपने अगर देखो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है, लेकिन सुनना भी अच्छे से मैं क्या बता रहा हूं, अब हमें क्या देखना है, मैंने बोला एंथैल्पी वॉल्यूम पे और प्रेशर पे डिपेंड करती है, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखो याद रखना, जनरली प्रेशर सब पूरे हमारे बॉडी के ऊपर एक एटमॉस्फेयर प्रेशर हमेशा रहता है, तो इसीलिए हम जनरली एंथैल्पी को फंक्शन मानते हैं प्रेशर का। और दूसरी बात सुनना, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो सकता है ना, मतलब किसी भी सिस्टम की वॉल्यूम हमें नहीं पता, कम ज्यादा हो सकती है, तो हम वॉल्यूम का ज्यादा नहीं स्टडी करते, और एंथैल्पी हम, अब याद रख लेना ये चीज को, एंथैल्पी जनरली फंक्शन होता है प्रेशर और टेम्परेचर का, ये याद रख लेना थोड़ा सा, यहां से आगे हमें थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पड़ती, हाँ वॉल्यूम का भी होता है, लेकिन
ये ज्यादा करेक्ट है, इसको कर देना स्टार, इसको कर देना स्टार, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख देना इंपॉर्टेंट। एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम का भी होते हैं वैसा गलत नहीं, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट है प्रेशर और टेम्परेचर का। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है बच्चों। सर स्टैंडर्ड एंथैल्पी का क्या मतलब होता है? बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो भाई मैं बता देता हूं, आप आपका दिमाग मत लगाओ, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि आप बहुत अच्छा दिमाग लगाते हो। रिएक्शन की एंथैल्पी है तो सर देखो डेल्टा एच आर, सर स्टैंडर्ड है तो ऊपर 0 लगा देंगे, तो इसका क्या मीनिंग होता है सर स्टैंडर्ड का? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो सर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता है, लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इट इज इन इंडिया, मेरे पास एक कंटेनर है, ये किस देश में ले जाऊं मैं? देश में कहा मैं, हाँ अमेरिका में ले जाता हूं, चलो अमेरिका है। दो कंटेनर है, मान लो यहाँ पे रिएक्शन हो रही, ए से बी मिल रहा है हमें, और यहां से भी ए से बी मिल रहा है। अब बताओ फॉर बोथ रिएक्शन, भाई फॉर बोथ रिएक्शन एंथैल्पी क्या आएगी? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मेरा क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन अमेरिका एंड इंडिया। देखना भाई आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हो जाएंगे थर्मोकेमिस्ट्री से। मैं रिएक्शन की एंथैल्पी कैलकुलेट कर रहा हूं इंडिया और अमेरिका में। कंटेनर एक है, मेरे पास कंटेनर एक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझो, मेरे पास कंटेनर एक है लेकिन वेदर अलग है, वेदर अलग है, वहां का एनवायरमेंट बहुत अलग है। तो बताओ क्या ये दो इक्वल हो गए? क्या बोथ एंथैल्पीज आर इक्वल और नॉट इक्वल? बोथ एंथैल्पीज आर इक्वल और नॉट इक्वल। इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज हो जाएंगी या नहीं? मैसेज करके बताओ, सबके आंसर, दौड़ा दिमाग पे जोर डालो। चेंज होगी। अरे क्यों चेंज होगी? कोई बताएगा क्यों चेंज होगी? अगर इतने कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हो तो क्यों चेंज होगी? देखो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। अरे मजा आ गया, वेरी गुड। अरे अगर सर वेदर चेंज है तो सर टेम्परेचर चेंज होगा, और सर प्रेशर में भी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तो सर एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर आप बोलते हो सर, तो सर ये कंटेनर आप अमेरिका में रहो या सर इंडिया में जाओ, सर एंथैल्पी तो इसकी और इसकी अलग हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर भी बदल जाएगा। और अगर टेम्परेचर बदला तो एंथैल्पी दोनों क्या हो जाएंगी? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन अमेरिका एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन इंडिया चेंज हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या किया साइंटिस्ट ने? तो आपको समझ में आ रहा है ना? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, मान लो दो तीन लोग है, एक रहता है अमेरिका में, अमेरिका, यार यूएसए लिख देता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यू ना यूएसए। दूसरा रहता है अफ्रीका में, अफ्रीका, और तीसरा इंडिया में। रिएक्शन तो सेम है भाई, रिएक्शन में ए से बी, ए से बी, ए से बी और ए से बी जा रहा है, और तीनों का जो रिजल्ट था यूएसए में रहने वाले का अलग आया। मान लो 10 आया, इसका 15 आ जाएगा और इसका 20 आ जाएगा। और जब तीनों अपने असाइनमेंट सबमिट करने जाएंगे, कहीं जापान में जाएंगे, जब वो जापान में, चाइना में भी नहीं, जापान में जाएंगे, तो तीनों, एक बोलेगा मेरा 10 आया, दूसरा बोलेगा मेरा 15 आया रे, तीसरा बोलेगा 20 आया। ये बोलेगा सब गलत हो, बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आपने डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट क्यों की? आपका डिफरेंट रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं था। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर अलग था, लेकिन याद रखना, अगर मैं टेम्परेचर को अगर 0 डिग्री कर दूं और प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर रख दूं, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब मेरा तीनों का रिजल्ट, अमेरिका वाला, इंडिया वाला और अफ्रीका वाला, तीनों का रिजल्ट जो है ना, वो क्या होगा बच्चों? सेम होगा। और इसी को बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विच इज ऑन स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि हमने फिक्स कर दिया। अब किसी का रिजल्ट गलत नहीं आएगा, अब सबको बता दिया है, तो रिजल्ट किसी का गलत नहीं आना चाहिए। बोलो सबको क्लियर है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब ज्यादा क्लियर हो गया अभी। टेम्परेचर 0 डिग्री और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। बोलो जल्दी। अगर हमने दोनों चीजें फिक्स कर दी तो एंथैल्पी भी हमारी फिक्स हो जाएंगी, बिकॉज एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हो गया क्लियर सबको? मजा आया स्टैंडर्ड एंथैल्पी पढ़ के? आइए थोड़ा और आगे बढ़ते। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, एक मिनट रुक जाओ।
एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कोई बता सकता है इसका मतलब? कंबशन क्या हुआ बोलो? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। आवाज ब्रेक हो रही बहुत। मेरी आवाज क्या सबको सबको मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं क्लियर है, अरे क्लियर है एक्चुअली ना। क्या होता है पता है, मेरी आवाज क्लियर है। आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, ठीक है ना? कोई नहीं यार, होता है क्योंकि अ, बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में ये सब चीजें होती रहती है, आवाज क्लियर नहीं आना। आपको क्या बता रहा हूँ अभी, देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सबको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन समझ में आई? बताओ जल्दी। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ओ होती है जिसमें हम करें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, स्टैंडर्ड एंथैल्पी का क्या मतलब होता है सर? कि टेम्परेचर को 0 डिग्री कर दे और प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर कर दे, इसी को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सबको समझ में आई? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबको समझ में आई? मैसेज कर दो जल्दी से, कर तो दो मैसेज। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबको क्लियर है अच्छे से? एक बार मैसेज करके देखो मुझे। बहुत अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हम। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का क्या मीनिंग है सर? तो ये बहुत बढ़िया चीज है। देखो मान लो मेरे पास कोई भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, कोई भी एनीथिंग, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है मेरे पास, और इस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को मैं ऑक्सीजन के साथ, अब ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा ले सकता हूं जब तक मेरा 1 मोल सब्सटेंस बर्न नहीं हो जाता, उसका वो जल नहीं जाता, तब तक हम ऑक्सीजन मतलब उतना एक्सेस में लेंगे। यहां पे लिख देता हूं एक्सेस में। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ बर्न करने में जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, भाई सुनना अच्छे से, अच्छे से सुनना, एकदम अच्छे से सुनना। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का पहले रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं मैं। देखो डेल्टा एच सी, दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब इसका क्या मीनिंग है तो मैं और अच्छे से बता देता हूं। देखो मान लो मेरे पास 1 मोल सब्सटेंस है, मेरे पास 1 मोल सब्सटेंस है, और 1 मोल सब्सटेंस की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ कर दी, और ये रिएक्शन होने के लिए जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, उस एनर्जी को मैंने कहा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। समझे या नहीं समझे? एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब होता है 1 मोल सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली बर्न, आय हाय, कंप्लीटली बर्न करने के लिए जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, मैंने रिलीज या गेन की बात नहीं की, जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा उसे मैं कहूंगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। चाहे वो रिलीज हो गेन हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है सबको? 1 मोल सब्सटेंस है, उसको कंप्लीटली, मतलब मैं बोल आधा भी नहीं, कंप्लीटली जलाना है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। एक लकड़ी का टुकड़ा, 1 मोल लकड़ी का टुकड़ा है, मान लो 1 मोल लकड़ी का टुकड़ा है मेरे पास, इसको मैंने कंप्लीटली बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कंप्लीटली पूरा पूरा राख बना दी इसकी। जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा उसको मैं बोलूंगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। भाई क्लियर है? मैसेज कर दो एक बार, सारे के सारे बच्चों क्लियर है? मैसेज कर दो। बहुत अच्छे। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपसे एक क्वेश्चन है। जब आप एक लकड़ी के टुकड़े को जलाते हो, जब आप लकड़ी के टुकड़े को, ये माचिस है, देखो माचिस किस तरह से निकालता हूं मैं, माचिस है, रेड वाली माचिस है, जैसे आपने आग लगाई, जैसे आग बन गई यहाँ पे, इस तरह से लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूं। आग लगाने के बाद मुझे बताओ यहाँ पे रिएक्शन होगी, ये कार्बन होगा मान लो, सॉरी सॉरी ये कार्बन कहाँ पे, ये बाहर से हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, मान लो ऑक्सीजन तो मिल ही जाता है, और ये कार्बन है, तो ये कार्बन आपका सॉलिड फॉर्म में होगा मान लो, और ये आपका ऑक्सीजन है। ये 1 मोल लकड़ी का टुकड़ा, 1 मोल। और यहाँ पे जो एनर्जी का मुझे एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ना, यहाँ से माचिस से इस बड़े से लकड़ी के, बहुत बड़ा है मान लो, छोटा नहीं, हम इसको बड़ा ही पकड़ लेते, इसको आपने जलाया। सबसे पहला क्वेश्चन, जला, हम इसको जला रहे हैं, याद रखना इसको जला रहे हैं, तो मुझे बताओ ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? पहली बात सोचो, आप जब, हमेशा याद रखना, जब आप किसी चीज को, लकड़ी को जला रहे हो, ठीक है, आपने जला दिया,
तो जलाने के बाद आपने कभी सोचा क्या ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक प्रोसेस है? सबके मैसेज आने चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जल्दी से बताओ। देखो कोई बोल रहा है एंडो, कोई बोल रहा है एक्सो। मुझे ये तो एक्सपेक्टेड था आपसे, एक्सोथर्मिक सर। फिर से, हाँ फिर से पूछ रहा हूँ, किसी लकड़ी को हम जब जलाते हैं तो जलाना लकड़ी को, जलाना लकड़ी को, बहुत मेरे वर्ड्स को फोकस करो, लकड़ी को जलाने के लिए हम माचिस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? बताओ जल्दी। अब एक बात समझो, जब आप उसको जला देते हैं ना, देखो अभी समझो, अब आपको भी आप भी क्लियर हो जाओगे। मान लो मेरे पास लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा है, मैंने उसको इतना ही जलाया, जलाया तो उसको बहुत कम, जलाया तो बहुत कम, लेकिन आग बहुत ज्यादा लग गई। आप समझ रहे हो मेरे बात को अच्छे से? मैंने लकड़ी के टुकड़े को थोड़ा सा जलाया, अरे मैंने तो रिएक्शन इनिशिएट की, लेकिन रिएक्शन होने तक कितनी सारी एनर्जी बाहर रिलीज हो गई, समझ में आया? तो एनर्जी रिलीज हुई ना भाई, आपने इतनी एनर्जी थोड़ी दी थी उसको। तो इतनी एनर्जी अगर रिलीज हुई तो कंबशन रिएक्शन जो होती है ना, कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, बहुत एनर्जी रिलीज होती है। अरे हम तो थोड़ी सी एनर्जी देते उसको, इतू सी देते, इतू सी, भाई सुलग जा तू सुलग जा, बाकी तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो आप मुझे बताओ, आपने रिएक्टेंट को मुझे आप बताओ, आपका और क्लियर कर रहा हूं मैं बहुत ज्यादा। मान लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, आपने बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतनी सी एनर्जी दी, अरे इतनी एनर्जी रिलीज हो गई ना भाई, जंगल को तो आग लग गई ना सर। तो ये कौन सी रिएक्शन है बोलो? एक्सोथर्मिक। समझे या नहीं समझे? बोलो जल्दी। इसके देखो ना एनर्जी का डिफरेंस क्या है इंसान को। सर इंसान को ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इंसान को जलाने वाले एंथैल्पी को। सुनो अच्छे से, रिएक्टेंट को कम एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन प्रोडक्ट बन, देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो गई सर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बोलो यार कंबशन रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में सबसे पहली बात क्लियर है सबको? देखो कार्बन है बच्चों, कार्बन है, मान लो ये सॉलिड फॉर्म में है, और भाई ये O2 है, ये भी आपका किस फॉर्म में बोलो? गैस फॉर्म में बच्चों। और आपका बन गया, आपका क्या बन गया? CO2 बन गया। आय हाय सर। अब बताओ क्या मैं इस रिएक्शन के लिए, देखो जलाने के लिए इतनी एनर्जी देते हैं भाई, लेकिन जलने के बाद मुझे बताओ आपने कितनी कम एनर्जी दी थी, और रिएक्शन होने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज हुई, आपने कभी सोचा है उस चीज के बारे में? तो मुझे ये बताना था कि हम तो एक माचिस की तिनकी लगा देते कि भाई जल जाओ, लेकिन हम सारी एनर्जी थोड़ी प्रोवाइड करते। समझ में आया आदित्य तुझे अभी क्लियरली कि इट इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? हाँ हमने तो थोड़ी सी दी थी, हमें क्या पता था आग लग जाएंगी, रिएक्शन होने के बाद उतनी एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है? तो दैट इज, हाँ दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाँ हाँ दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब मान लो मैंने इनको दोनों को ऑक्सीजन के, देखो इसको मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, अब देखो इसकी एंथैल्पी होगी, मान लो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है ना इसकी टोटल, बोलो रे ये कौन सी ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है? जल्दी बताओ भाई, कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल है, बोलो हाँ या ना, मैसेज करो। तो मैं बोल सकता हूँ क्या इस एंथैल्पी को? बोल सकता हूँ का? हाँ इसको बोल सकता होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। क्या मैं इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को बोल सकता हूं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन? कि सर कार्बन का कंबशन इस, मतलब इस रिएक्शन को मैं देखो कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं। सबसे पहला फॉर्म, इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम बोल सकते हैं इट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। इसको क्या मैं इस तरह से बोल सकता हूं का? इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। आय हाय सर मजा आ गया, बोलो जल्दी। क्या मैं इसको इस रिएक्शन के लिए ऐसे बोल सकता हूं क्या? ये रिएक्शन में एक और एंथैल्पी है, कौन सी वाली? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, क्योंकि सर एक मोल बन रहा है बिकॉज उसके स्टैंडर्ड स्टेट से, उसके स्टैंडर्ड स्टेट से एक मोल बन रहा है, तो इसको लिख सकता हूं मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये तीनों चीजें मैंने इस रिएक्शन के लिए इक्वेट कर दी, समझे या नहीं समझे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं यू, समझे या नहीं समझे? मैसेज करो। तीनों इक्वल कैसे बताए मैंने, तीनों को इक्वल कैसे बताया? ये कार्बन के लिए कंबशन है, सुनो कार्बन के लिए कंबशन,
एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो है ही इसमें, मतलब प्रोडक्ट माइनस, वो तो हमें पता है। और फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम में आपको काम आएगा बच्चों, प्रॉब्लम में आपको काम आएगा, प्रॉब्लम में आपको काम आएगा। बोलो क्लियर है, मैसेज करो। एक और एग्जांपल ले लूं, एक और एग्जांपल ले लूं, चलो सुनो। हाँ ले लेता हूं। H2 एक गैस है और हाफ H2O, देखो हाफ O2। अब मैं H2 देखो, समझे अभी? अरे मैंने ऑक्सीजन को लिखा हाफ O2, समझे क्या? अभी ये गैस है, गैस है। बोलो इसको मैं लिख सकता, इसके लिए मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूं। अब इसी को मैं बोल सकता हूं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है, समझ में आया? हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है बच्चों, मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को। इसी को मैं बोल सकता हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अरे बोलो रे, समझे या नहीं समझे? बोलो जल्दी, क्लियर है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इन तीनों को हम एक ही बोल सकते हैं इस रिएक्शन के लिए भी। अब बताओ क्लियर है सबको? बताओ यार, अभी तक की सारी बातें क्लियर है बच्चों? अभी तक की सारी बातें क्लियर है? चलो आखिरी के 1-2 कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है ना बच्चों? तो आपको थोड़ा सा मतलब आगे से फिर अच्छे अच्छी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों? देखो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के आगे चलते। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, भाई अरे भाई मजा आ गया सर। सर ये तो हम बता देंगे सर, किसी भी सब्सटेंस को, सर एक मोल सब्सटेंस को, बोलो रे आप खुद से, किसी भी 1 मोल सब्सटेंस को उसके एटम्स में, उसको ब्रेक करने के लिए, मतलब उसको एटम्स में कन्वर्ट करना है हमें। किसी भी 1 मोल सब्सटेंस को उसके छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी, अभी बोलो यार देनी पड़ेगी या नहीं, बोलो क्लियरली बताओ। अरे आपके पास पेन है और पेन को आपको, या चौक है चौक, और उसको आपको उसके एटम्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों। इसी को ये बोला जाता है, बोलो ए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अरे समझे? इसी को बोला जाता है डेल्टा AH, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को उसके एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब यहाँ पे एनर्जी, इसी को दूसरा नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। समझे या नहीं समझे? अरे एटम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। मान लो मेरे पास मॉलिक्यूल है, सुनो, कोई भी सब्सटेंस है, मान लो मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, और मुझे इस 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऐसे कन्वर्ट करने बहुत सारे। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, या 1 मोल ऑफ CO मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑफ CO मॉलिक्यूल है, और इसको मुझे कन्वर्ट कर किस में करना है बताओ जल्दी? इसको मुझे कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एटम्स में। बहुत सारे एटम हो गए, तो मुझे बताओ जहां पे जो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं ना, तो इसको मैं बोलूंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, या फिर एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बोलो भाई क्लियर है सबको? किसी 1 मोल सब्सटेंस को उसके एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। भाई क्लियर है? जल्दी बताओ। और अगर, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, मैं लिख देता हूं। अरे कॉमन सी बात है, किसी को किसी के एटम्स में कन्वर्ट करना है ना, तो हमें एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑलवेज पॉजिटिव। हीट ऑफ कंबशन, अरे बोलो, हीट ऑफ कंबशन आप नेगेटिव होगी, समझे? नेगेटिव इन द सेंस आप समझ लो, अभी एक्सोथर्मिक होगी, समझे या नहीं समझे? हो गया सबको क्लियर? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। यहां तक की बातें सबको क्लियर है बच्चों? हाँ ये एंडोथर्मिक है, हाँ ये वाले एंडोथर्मिक है। यहाँ पे हम ब्रेक कर रहे हैं, समझ में आया? यहाँ पे अब समझ में आया? ब्रेकिंग, यहाँ पे बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हो रही है, कोई एनर्जी नहीं बन रही। लेकिन जब आग लग रही है ना, तो वहां पे कंबशन होता है। कंबशन अलग है, एटोमाइजेशन अलग है, ठीक है ना बच्चों? कंबशन अलग है, एटोमाइजेशन अलग है, ये बात क्लियर कर लो। हाँ अभी, और अभी देखो आपके जो डाउट थे ना एटोमाइजेशन से, और क्लियर हो गए कि सर एटोमाइजेशन में एनर्जी देनी पड़ेगी तो एंडोथर्मिक, सर कंबशन में थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, बाद में एनर्जी बन जाती है, ठीक है ना? हो गया क्लियर? अब देखो Cl2 गैस है मेरे पास, Cl2 गैस है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है 2 क्लोरीन के गैस एटम्स में, एटम्स में,
दो ही बनेगा ना भाई एक से, Cl2 से तो दो ही बनेगा ना। ये हमारा 1 मोल है, तो भाई 1 मोल से 2 ही मोल, अरे भाई कॉमन सी बात है सर, दो है ना Cl2, तो 2 एटम बनेंगे एक मॉलिक्यूल से। 1 मोल अगर मैंने लिया तो यहाँ पे मैं बोलूंगा जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बोलो क्लियर है सबको? बोलो बच्चों क्लियर है? मैसेज कर दो। हाँ, 1 ही मोल से। हाँ, दो क्या 10 एटम। अरे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ना यार, एक मॉलिक्यूल, कॉमन सी बात है, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल टूट गया तो क्या कितने एटम बनेंगे इसके? 2 एटम बनेंगे। तो ये बात बता रहा हूं मैं, अगर क्लोरीन का 1 मोल लिया मैंने तो कितने मोल ऑफ Cl बन रहे? 2 मोल बन रहे, एक से दो बन रहे ना। अरे एक मॉलिक्यूल दो में टूट रहा है, तो 1 मोल कितने मोल में टूटेगा? 2 मोल में टूटेगा। क्लियर है? ये बात तो समझनी चाहिए आपको। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो एक मॉलिक्यूल कितने एटम में टूटेगा? 2 एटम में टूटेगा। समझ में आ रहा है ना? देखो वाटर है, नहीं नहीं समझी नहीं तो आप फोर्स मत करो, मैं बता रहा हूं। देखो मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, तो ब्रेक करने के बाद मुझे एक मॉलिक्यूल से कितने कितने एटम्स मिले? 2 एटम मिले। तो कॉमन सी बात है, अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं तो 1 मोल से कितने मोल ऑफ एटम मिलेंगे? 2 मोल ऑफ Cl मिलेंगे, 2 मोल मिलेंगे ना। तो यही तो बातें बता रहा हूं मैं। वाटर का एग्जांपल ले लेता हूं, रुको बता रहे। H2O सर एक मॉलिक्यूल है, लेकिन एक मॉलिक्यूल से कितने एटम बन रहे? बोलो। 3 एटम बन रहे, एक हाइड्रोजन, दूसरा दूसरा भी हाइड्रोजन, और तीसरा ऑक्सीजन। तो मुझे बताओ 1 मोल पानी से कितने मोल एटम बनेंगे? तो 3 मोल एटम बनेंगे। समझे? ये मोल कंसेप्ट में आप अच्छे से और पढ़ लेना। अब देखना, ये बात थी अभी तक की हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्लियर है सबको भाई? आप क्लियरली बता दो। मेरे पास 1 मोल सब्सटेंस है, मैंने उसको हीट किया, वो कन्वर्ट हो गया किसमें? एटम्स में, तो मैं उसको बोलूंगा हीट ऑफ एटोमाइजेशन। लेकिन अब मैं जब आपसे बोलूंगा मुझे तो एटम्स को एटम्स में कन्वर्ट करना है, कभी सुना है एटम्स को एटम्स में कन्वर्ट करना? इसी को भी हम बोलेंगे, सुनो। अब देखो, आपने कभी ये बात पढ़ी कि सर सॉलिड से गैस में जाना, सॉलिड से गैस में जाना, इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। कुछ याद आ रहा है? जल्दी बताओ। सॉलिड से गैस में जाना को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में जाना बोले तो सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में जाना बोले तो सब्लिमेशन। ये बात क्लियर है सबको? अब मेरे एटम से में जाने के क्या मतलब, क्या पढ़ा रहे हो सब आप? अरे कोई सॉलिड एटम है और इस सॉलिड एटम को मुझे गैस एटम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे भी जो 1 मोल ऑफ सॉलिड एटम से, मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम है लेकिन वो गैस है, सॉलिड स्टेट में। अब इस सोडियम को मुझे ले जाना है सोडियम गैस स्टेट में। समझे या नहीं समझे? तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, या तो मैं उसको सीधे बोल दूंगा, या तो देखो सॉलिड से गैस में ले जाने के लिए हमें एटम को तोड़ना पड़ेगा। मैसेज करके बताओ कि सॉलिड है हमारे पास और वो एक गुच्छा होता है, आप समझे ना? सॉलिड एक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, और अगर उसको हमें गैस में ले जाना है तो भाई कॉमन सी बात है, एटोमाइजेशन की बात चल रही है ना यहाँ पे भी। समझ में आए सब? ये देखो, ये सॉलिड है हमारे पास, ये सोडियम का बहुत मतलब पैक सोडियम है। हाँ, और अब इसको एटम्स में ले जाना है, अब समझे? अरे सॉलिड एटम्स को हमें ले जाना है गैस एटम्स में। समझे? अभी यहाँ पे भी जो एनर्जी देंगे उस एनर्जी को हम बोलेंगे हीट ऑफ एटोमाइजेशन, या फिर और अच्छे से बोलूं तो हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बोलो क्लियर है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोल सकते हो, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी बोल सकते हो। सॉलिड से गैस, एटम को एटम में। समझे या नहीं समझे? बताओ जल्दी। क्लियर है? 1 मोल इंपॉर्टेंट है, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल। हाँ बोलो क्लियर है? इसको सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, सॉलिड से गैस में जा रहा है, या फिर हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी बोल सकते हैं। क्या सबको मजा आ रहा है पढ़ने में? मैसेज कर दो एक बार, मैसेज करके बताओ कि अभी तक की सारी चीजें सबको क्लियर हो रही है, सब चीजें क्लियर है सबको? अब तो और मजा आएगा। एक बात बताओ, अब तो और मजा आएगा। आखिरी पॉइंट बता देता हूं फास्ट में थोड़ा सा। देखो, हीट ऑफ ट्रांजिशन, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन, मान लो मेरे पास 1 मोल कार्बन है, लेकिन समझना ये ग्रेफाइट है। आय हाय, ग्रेफाइट है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है भाई, बोल दो।
सर इसको डायमंड में कन्वर्ट करना है, तो ट्रांजिशन ही हुआ ना भाई, ये तो सॉलिड ही रहेगा लेकिन ट्रांजिशन हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांजिशन करना एक मोल सब्सटेंस का। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी होगी उसको मिलूंगा डेल्टा टी एच, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। और अच्छे से एग्जांपल लू, चलो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन का एक और एग्जांपल, फास्फोरस को फास्फोरस में कन्वर्ट करना, सर सल्फर को सल्फर में कन्वर्ट करना, सर सल्फर होगा रोम्बिक, रोम्बिक एक मोल रोम्बिक सल्फर है, उसको कन्वर्ट किया मैंने मोनोक्लिनिक में, मोनोक्लिनिक, समझे ट्रांजिशन, ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड, सिर्फ फॉर्म चेंज हो रही है इसके, इसको बोलूंगा एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। दूसरा एग्जांपल, सर व्हाइट फॉस्फोरस है, इसको हीट किया रेड फॉस्फोरस, तो ये वाली एक मोल अगर लिया तो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांजिशन होना, इसको मैं बोलूंगा हीट ऑफ ट्रांजिशन। अरे समझे, हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ वेपर, हीट ऑफ ट्रांजिशन, सॉरी एंथैल्पी, इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। बोलो क्लियर है सबको, अभी अच्छे से बताओ, अभी तक पढ़ाया वो सारी चीजें क्लियर है? मैं एक बार बता देता, देखो एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। सबको अच्छे से समझ में आए या नहीं आए? एक मोल के लिए बात कर रहा था मैं आखिर तक। तो ये था थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड कल देखेंगे और क्वेश्चन आंसर परसों देखेंगे।